नमस्कार, स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजा गुरु से। राजा गुरु ने रंगमंच से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की है। इनका एक प्रसिद्ध नाटक मोहब्बत दा ताज है, जिसके अभी तक राजा गुरु ने 300 से ज्यादा लाइव शो कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी सीरियल दिल आशना है में मुख्य भूमिका निभाई है, तो फिल्म धप्पा में राजा गुरु खलनायक बने हैं, इसमें खलनायक की भूमिका निभाई है। इसके अलावा दूसरे टीवी सीरियल की अगर बात करें तो किसके रोके रुका है सवेरा, इसमें भी अहम भूमिका निभाई है राजा गुरु ने। तो बहुत जल्द एक इनकी फिल्म आने वाली है तुम तक, जिसमें अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो इसके अलावा शॉर्ट फिल्म लॉन्ग ड्राइव में मुख्य किरदार निभाया है। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया समेत तमाम दूसरे क्राइम शोज में कई सारे एपिसोड्स में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता राजा गुरु। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे स्वदेश और साथ में जो भी दर्शक स्वदेश न्यूज को देख रहे हैं उनको हमारा सादर नमस्कार। बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजा जी, शुरुआत कैसे हुई आपके सफर की? हालांकि आपने पढ़ाई भी की, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक्टिंग करते हैं, उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो एक्टिंग की पढ़ाई भी करते हैं। और आपने आर्ट की पढ़ाई की, आपने डिप्लोमा किया आपने, तो कब आपने ठान लिया था कि मुझे इस एक्टिंग की दुनिया में आगे जाना है? जी, सबसे पहले मैं जब ये स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं ना, अब ये नाटक वगैरह, तो जब हाँ मैं 12th क्लास में था जी। तो विज्ञान मेला लगा हुआ था। तो उसमें एक विज्ञान को लेके एक प्ले तैयार किया गया जिसमें मैं जॉर्ज बुश का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जॉर्ज तो बुश जब का? वो यस, जब मैंने वो अच्छा। कैरेक्टर प्ले किया हाँ तो लोगों ने काफी मुझे प्रोत्साहन दिया। जी। और कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में था कि मुझे तो वो एक्ट करना है। किस तरह का प्ले था, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। और आप जॉर्ज बुश बने थे, क्यों बने थे? क्यों सेलेक्ट किया, या तो आपने खुद सेलेक्ट किया? क्योंकि जॉर्ज बुश सबको पता है कि अमेरिका के एक जमाने के प्रेसिडेंट रहे और बड़े ही दमदार प्रेसिडेंट थे। आज भी लोग उनके उनको उनको याद करते हैं, उनका नाम जाना जाता है। तो किस तरह का प्ले था, थोड़ा शॉर्ट में बताएं आप। ये विज्ञान को लेके एक प्ले था जिसमें हाँ। एक व्यक्ति जो है एक बम का निर्माण करता है अणु और परमाणु को मिला के। अच्छा। तो उस हाँ, तो उसका बाद में जब वो बम बना लेता है तो हाँ। बम ब्लास्ट हो जाता है और वो खुद ही मर जाता है। अच्छा, तो ये एक लेकिन ये मैसेज था। ये जो ये जॉर्ज बुश वही थे क्या जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, या फिर कोई और नहीं जॉर्ज नहीं बुश थे? नहीं नहीं, ये वो नहीं थे। ये एक अच्छा, डिफरेंट ये कैरेक्टर क्रिएट किया था उन्होंने। लेकिन मुझे और लगता है एक ऐसा व्यंग्यात्मक, मुझे लगता है सरकास्टिक तौर पर शायद नाम वही रखा था। नहीं, ये तो हाँ बहुत पहले की बात है। आई थिंक 99 की बात है। बिल्कुल, हाँ। जी ठीक। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम हाँ करने के बाद फिर मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया जिसमें मैंने 1 ईयर का एक डिप्लोमा किया प्रॉपर। हाँ और आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना शिक्षा और बिना एक्टिंग की तालीम के मुंबई आ जाते हैं, और वो हाँ आ तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जी। क्योंकि क्या है कि ये कुरुक्षेत्र है। जब आप बिना अस्त्र और शस्त्र के उतरोगे ना कुरुक्षेत्र हाँ में तो आप मारे जाओगे। बिल्कुल। तो इसलिए शिक्षा रूपी शस्त्र जी। आपको पहले तैयार करने चाहिए। हम्म। जब आपके वो तैयार हो जाए और आपको लगे कि यस आप तैयार हो चुके हैं, जी। तब जाके आपको मैदान में उतरना चाहिए। जब आप तैयार होके उतरेंगे तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। इसमें आप कोई एक शक दिन नहीं है। जीतेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ, और जब आप इस फील्ड में आना चाहते थे तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया होगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में आगे जाना है? जी हाँ, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव उदयपुरा में हुआ है। जी। जहाँ हमारे घर का जो मुख्य व्यापार है वो किसानी ही है। हाँ कृषि ही करते हैं। तो उस वजह से मेहनत हमने बचपन से देखी हुई थी कि पिताजी कैसे मेहनत करते हैं और लोगों से करवाते हैं। जी। तो मेहनत करना तो हमारे अंदर खून में ही था, हाँ है ना। तो हाँ, तो बस वहां से फिर माता पिता को जब मैंने पहली बार कहा कि मुझे एक्टिंग में जाना है, उस वक्त मैं 12th क्लास में ही था। अच्छा। उस नाटक से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब मैंने पापा को कहा कि मुझे एक्टिंग फील्ड ही ज्वाइन करनी है, वहीं जाना है मुझे, तो हाँ पापा ने कहा कि पहले आप अपनी शिक्षा कंप्लीट करें। पहले जी। आप डिग्री हासिल करें, कॉलेज जाएं। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो मैं इस मामले में लकी था कि माता पिता ने मुझे कुछ और करने के लिए कोई प्रेशर नहीं हाँ बनाया। जी। बिल्कुल। जब आप तैयार तो हो गए, फिर आपके घर वाले, आप मुंबई गए, तो मुंबई की शुरुआत कैसे थी, किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा आपको?
हाँ, मैंने बताया ना, पहले मैं ड्रामा स्कूल गया, मैंने हाँ वहां से तालीम हासिल की। उसके हाँ। बाद मैं मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया तो मुझे लगा कि वो तालीम कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें कॉन्फिडेंस दे रही थी, लेकिन यहाँ पर अपने एक ग्राउंड बनाना बहुत ही टफ था, हाँ बहुत मुश्किल था। और जाहिर सी बात है, जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते भी बड़े होते हैं, और जब बिल्कुल। रास्ते बड़े हो तो सफर में आपको मुसीबतें आएगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल सिलसिला चलता रहा, ऑडिशंस देता रहा, और मुझे पहली फिल्म राजस्थानी फिल्म मिली एज ए हीरो औलाद, अच्छा। जिसमें आलोक नाथ मेरे फादर का रोल कर रहे थे। तो मैं उस वक्त बहुत खुश था, क्योंकि आलोक जी एक ऐसे एक्टर थे हाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में सभी बड़े स्टार के पिता बन चुके थे। जी। और लकीली वो फिल्म राजस्थान में जब हिट हुई तो बहुत दर्शकों ने उसको प्यार दिया, और हाँ। वो हिट हुई वहां पर। तो हम्म। मेरा सिलसिला वहां से शुरू हुआ। 6 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। अच्छा, तो उसकी क्या वजह रही इन 6 सालों, क्योंकि आप इतना पढ़ के रंगमंच करके आ पाए, तो 6 साल इतना लंबा गैप कैसे हो गया? और सबसे बड़ी खास बात ये कि 6 साल तक भी आप किस किस एहसास के साथ और किस तरह से आप टिके रहे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है मुंबई लोग जाते हैं, अगर 2 महीने 3 महीने अभी काम नहीं मिलता तो वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो एक महीने में वापस आ जाते हैं कि इतना बड़ा शहर है, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग 6 महीने में वापस आ जाते हैं, कुछ लोग 1 साल में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर 6 साल तक आप बिना काम के रुक रहे हैं तो कहने का एक जज्बा होगा, एक डेडिकेशन होगा आपके अंदर कि हाँ, वक्त भी आएगा मेरा जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। बिल्कुल। देखो, करने का जज्बा था, मैंने कभी रंगमंच नहीं छोड़ा। हाँ मैं हाँ, मुझे फिल्म और सीरियल्स में काम नहीं मिल रहे थे, जी। लेकिन मैं रंगमंच पर यहाँ पर नाटक कर रहा था। तो मैंने यहाँ काफी प्ले किए मुंबई शहर में। हाँ। तो वो जो रंगमंच था ना, वो हमारे हमें एक ताकत देती थी। अच्छा। आज नहीं तो कल होगा जरूर, आज नहीं तो हाँ। कल होगा जरूर। तो अब मायूस तो कोई भी इंसान हो, जब उसको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो कोई भी मायूस होता है। तो मायूसी बिल्कुल। हमारे अंदर भी आती थी, हाँ लेकिन हम उस मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। हाँ क्योंकि हमारे अंदर ये एक आवाज आती थी कि आप लगे रहो, कुछ होगा, अच्छा काम मिलेगा और आप करेंगे। जी। तो वो ताकत, वो आवाज हमें एक हमेशा ताकत देती रही। तो मैं मायूस हुआ, लेकिन अपने आप को उस मायूसी से निकाला। हाँ। और जितनी बार रिजेक्शन मिला, तो नेक्स्ट एफर्ट्स मैंने उतनी ही ताकत से फिर लगाया। हम्म। फिर हाँ, 6 साल कहते के हैं बाद ना वो कि कौन सा ऐसा काम था जिसके आप इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो काम आपको मिला? एक्चुअली यहाँ सभी आते हैं एक मुख्य भूमिका करने के लिए, एक हीरो हाँ बनने के लिए। तो हमारे दिमाग में सीधी सी बात है, बिल्कुल ये था कि मुझे एक मुख्य भूमिका में आना है। जी। तो बतौर हीरो फिर सिलसिला शुरू हुआ औलाद फिल्म से। हाँ। उसके बाद एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्ले तैयार हो रहा था, हम्म। जिसका नाम था मोहब्बत दा ताज। इट्स हाँ। अ लव स्टोरी बिटवीन शाहजहां एंड मुमताज महल। तो आई प्लेड शाहजहां एंड आई हैव डन 300 लाइव शो। हम्म। हाँ, फिर वो शो करने के बाद फिर मुंबई आया, तो मुझे 300 सिक्स से मंथ ज्यादा में। आपने इसके लाइव शो आपने किए, कहाँ कहाँ आपने यस। आपने इसके लाइव शो ये किए हैं हाँ, जो एक प्रमुख आगरा में तौर एक पर? हाँ, ये एक आगरा में ही एक ऑडिटोरियम क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है कलाकृति। हाँ। और उस कलाकृति में इस शो का मंचन हुआ, और हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट पहला प्ले था। अच्छा। 17 करोड़ इस प्ले का बजट था। ओसवाल ग्रुप ने प्रोड्यूस किया था, और 17 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये? यस, और मैंने इस रोल को, शाहजहां के रोल को पाने अच्छा, के लिए इसमें इसमें 16। इसमें एक छोटा सा एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। 17 करोड़ का जी। आपने प्रोजेक्ट बताया है। इस 17 करोड़ के अंदर मुझे लगता है हमारे जो भारत की जो फिल्म का बजट है उसमें से 50% ऐसी जो 17 करोड़ के अंदर बनती है वो। और आपका ये प्ले यस, 17 करोड़ का था ये? ये हिंदुस्तान का इतना लार्जेस्ट प्ले था कि जो बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटीज थी, सबकी निगाहें इस पे थी कि ये प्ले बनेगा कैसे और ये दिखेगा क्या। अच्छा। इसका म्यूजिक किया था उत्तम सिंह ने। इसके जाने माने फिल्म राइटर, इसके राइटर थे जिनका नाम था दिलीप शर्वानी, है ना। हाँ और हाँ, और डायरेक्ट कर रहे थे इसको मोहन सिंह राठौर, राजश्री की फिल्म कर चुके थे हम प्यार तुम्ही से कर बैठे। हाँ। तो मैंने इस रोल को पाने के लिए 16 ऑडिशन दिए। तो अच्छा। बार बार ऑडिशन में मेरा एफर्ट्स देखकर हमारे हाँ डायरेक्टर साहब को हमसे थोड़ा लगाव हो गया। हाँ। और उन्होंने कहा कि ये हर बार आता है और हर बार ऑडिशन में ये सिलेक्ट हो जाता है, और फाइनली टॉप 3 में जाने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैंने कंटिन्यू 265 शोज मैंने कंटिन्यू उसमें प्ले किए, लाइव शो किए। और फिर 35 और करने के बाद फिर मैं मुंबई वापस आ गया। जो शाहजहाँ का बताया आपने, शाहजहाँ का आपने इसमें किरदार निभाया था, तो शुरू से जी, आप शाहजहाँ का किरदार निभाते थे या शुरू में कुछ और किरदार और धीरे धीरे फिर आगे जाके शाहजहाँ का आपने किरदार निभाया? नहीं नहीं, मैं शाहजहां के लिए मेरे ऑडिशंस होते थे, हाँ। और मैं शाहजहां के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, और फिर मैंने शाहजहां ही उसमें प्ले किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं,
बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अच्छा, कोई अगर एक आध संवाद अगर आपको याद हो, मुझे लगता है याद तो होगा क्योंकि 300 से ज़्यादा आप लाइव शो कर चुके हैं, तो उसकी बहुत सारी लाइनें आपको ज़ुबानी याद होंगी। तो कोई एक आध अगर जी संवाद आपको याद हो तो हमारे दर्शक भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। या है, सब है। ये मौत भी अजीब शय है, हमारी मुमताज को ऐसे छीन लिया जैसे कोई जंगली उकाब एक मासूम परिंदे को झपट कर ले जाता है। आज हम बेहद बेपनाह तन्हा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो थैंक यू। जी, उसके बाद फिर आपने कहा मुंबई आए आप। तो मुंबई जी जब मुंबई आया तो मुंबई का फिर आपने बताया कि 6 साल भी आपको लगे, 6 साल आप इंतजार करते रहे। तो जो पहला काम है, फिर जो था आपका पहला जो काम था आपका, वो कैसे मिला आपको, वो भी स्टोरी हम जानना चाहेंगे मुंबई में आने के बाद। जी मुझे किसी ने बताया कि एक फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही है और डायरेक्टर का नाम मोहन सिंह राठौर, तो किसी ने हाँ। मुझे नंबर दिया उनका। तो मैंने उनको दिन में ही 10 कॉल कर दिए, तो वो शाम तक इरिटेट हो गए मेरे कॉल से। अच्छा, तो 10 कॉल क्यों उन्होंने करने पड़े, पहले ये बताइए कि वो जब कॉल आपने पहली बार कॉल करा तो उन्होंने क्या बोला। उठाया ही नहीं, अच्छा, उठाया नहीं। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा। तो मैं उनको हर 20 मिनट आधे घंटे में उनको दिन भर ऐसे कॉल करता रहा। जी। और शाम को उन्होंने जब कॉल उठाया तो वो एक तीखे स्वर में बोले कि हाँ हाँ बोल, हाँ। क्या बात है, कौन हो। हाँ। तो मैंने मैंने उनको बताया कि सर मैं राजा गुरु हूँ, मुझे कहीं से आपका नंबर मिला है और सुना है कि आप एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, तो जी। मैं आपसे मिलना चाह रहा था, अगर आप मुझे 30 सेकंड देंगे तो मेरे लिए पर्याप्त होंगे। हाँ। तो बोलते हैं 30 सेकंड क्यों चाहिए, तो 3 मिनट ले ले, हाँ। कल आ जा। तो फिर मैं उनके पास पहुंचा, वो काफी सीनियर थे। तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू जैसा ही लिया एक्टिंग को लेके, कि जी। एक्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, रस क्या होते हैं, इस तरीके की हाँ। बातें वो मेरे से कर रहे थे। और मैं इंतजार कर रहा था कि ये मुझे कुछ डायलॉग दे तो मैं बोल के सुनाऊं। हाँ। तो भरा उन्होंने डायलॉग उन्होंने दिए नहीं, इंटरव्यू से जैसा ले लिया, एक्टिंग के बारे में सब कुछ पूछा, कहाँ से हो, क्या हो, ये सब। और फिर मैं वहां से निकल आया। तो मैं जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी बीच उनका कॉल आ गया। हाँ। और बोले कि अभी तो मैं एक राजस्थानी फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है औलाद, जी। हीरो बनेगा। अच्छा। अरे तो क्या मैंने बात। कहा सर क्या, आप बोलिए, हाँ। जब बोले तब आ जाऊंगा। तो फिर बोले राजस्थानी आती है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं आती है मुझे, हाँ। लेकिन आप बुलाएंगे मैं बोल लूंगा। बोल लूंगा। जी। बोले बस। तो फिर वो ऐसे ही उन्होंने मेरे को वो कास्ट कर लिया था। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी पहली फिल्म थी। और आलोक जी, आलोकनाथ, शीतल जी, मास्टर राजू, जी, ये सब मेरे को एक्टर्स थे, तो काफी उनसे भी बिल्कुल आपने सीखने को इसका मिला। जिक्र भी किया था पहले। तो कोई एक आध लाइन जी याद है आपको राजस्थानी में, तो मुझे लगता है दर्शकों को और अच्छा लगेगा। अब एक आध लाइन तो मुझे याद है कि वो बहन से बात करता है फोन पे, तो बोलता है कि तू ठीक तो है नहीं, है ना। और ऐसे ही कुछ बिसरी बिसरी से डायलॉग याद जी। है, जी। जी। उतने पुख्ता डायलॉग याद नहीं है। नहीं, बिल्कुल हाँ, वाकई देखिए, मैंने देखा अक्सर बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं और ये कहते भी है हमने कर लिया, अब कर लिया, अब हम पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। और बिल्कुल वाकई कुछ लोग ऐसे हैं कि वाकई याद भी नहीं रखना चाहिए पुरानी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको अपने सारे संवाद याद रहते हैं। तो सबका एक अपना अपना स्टाइल रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जी जी सिलसिला जी। आगे कैसे बढ़ा, ये तो राजस्थानी फिल्म आपको मिल गई, लेकिन एक हिंदी फिल्म या हिंदी सीरियल की तलाश में भी आप होंगे कि मुझे अब हिंदी फिल्में मिल हाँ जाए या हिंदी सीरियल मिल जाए। तो उसके बाद फिर कैसा आपको मौका मिला हिंदी में आने का। जी, फिर उसके बाद फिर वही संघर्ष शुरू हुआ। तो फिर मालूम चला कि एक शो बनने जा रहा है जो टेलीविजन इतिहास का पहला शो होगा, जो म्यूजिकल होगा, उसमें फिल्म तरीके से गाने भी होंगे। अच्छा। तो बड़ा शो था। और उन डायरेक्टर का नाम था रंजन सिंह। हाँ। हाँ, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जी। उस वक्त भी नागिन कर रहे हैं वगैरह। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया किसी का, बोले ये कास्टिंग कर रहा है, आप इनसे मिलिए। तो हम्म। फिर मैं वहां गया, तो बस ऑडिशन के सिलसिले शुरू हो गए, और लगातार वहां भी ऑडिशंस भीड़ में चल रहे थे। फिर वो हाँ। सिलेक्ट होता गया, तो फिर वो टॉप 6 में पहुंच गया। और टॉप 6 के बाद उन्होंने मेरे से सब सामने, फिर डायरेक्टर साहब मिले मुझे, जब वो 6 लोगों को बुलाया गया था। जी। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, बोले कि ये स्क्रिप्ट आप याद कर लो, और ये कैरेक्टर समझ लो कि ये अंबानी है, बहुत हाँ। रिच है। अब ये कैसे बोलेगा, आप डिसाइड कर लो। तो मैं गया, रेडी करके आया। बोले बोले ठीक है। आप फिर बोलते हैं कि आप यही आदमी, जब ये इसका गला भर आएगा, रोएगा नहीं, है गला भरा हुआ है, तब इन्हीं संवाद को कैसे बोलेगा। मैंने हाँ। कहा सर 2 मिनट लूंगा। बोले 5 मिनट ले लो, आ जाओ रेडी होके। फिर गए। अच्छा, ये फिर बताओ, आप हमेशा कम समय क्यों मांगते हैं। आपने उस वक्त 30 सेकंड मांगे, डायरेक्टर का 3 मिनट ले लो।
आपने अभी 2 मिनट मांगे, डायरेक्टर का 5 मिनट ले लो। एक्चुअली क्या हुआ, जब मुंबई आए थे तो लोग टाइम नहीं देते थे, अच्छा, तो हम उनसे इतना कम टाइम मांगते थे ना कि कि वो वो मना दे ही दे ना कम कर से पाए। कम। दे दे। बोले हाँ 30 सेकंड में क्या करेगा, 30 सेकंड में हम जो भी बात कर लेंगे हो जाएगी। तो इस हाँ। तरीके से हम इतना ही कम समय मांगते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई समय ही नहीं देता है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दर्शक देख रहे हो, जो इस फील्ड इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, मुझे लगता है उनको ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि 5 मिनट नहीं सर, सिर्फ 2 मिनट दे दो आप, सिर्फ 30 सेकंड दे दो आप। सामने वाला सोचेगा चलो ठीक है, 30 सेकंड ही मांग रहा है, 2 मिनट मांग रहा है, दे देते हैं। नहीं तो 5 मिनट बोलेगा बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास अभी। बाद में फोन करना, ये बिल्कुल बाद में आना। बिल्कुल। क्योंकि जी। भागीरथ भाई ना, मुझे मुझे लगता है जब फोन पे, जब अभी तो देखो वो ये फ्री हो गया है ना, हाँ कॉल सिस्टम, आदमी लगे रहते हैं। पहले तो 2 मिनट वो फालतू की बात करते हैं, 2 मिनट बाद मुद्दे की बात करते हैं। जी। एक टाइम था जब ये इनकमिंग भी उसके ही पैसे लगते पैसे थे, तो लगते थे। आदमी मुझे 30 सेकंड में आदमी सारी बात कह देता था। हाँ तो मैं वो मुझे लगता था कि 30 सेकंड में मैं अपनी बात कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसमें कोई जी। शक नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, आप ये जो सीरियल की जिक्र कर रहे थे, आपकी म्यूजिक सीरियल था, तो फिर किस तरह का इसमें हाँ, किरदार था आपका? फिर ये उसमें सिलेक्ट हो गया, तो ये जो इसका नाम था अखियों के झरोखों से। हाँ और ये फिल्म जो आई थी अमिताभ बच्चन की, अभिमान, हाँ। ये कहीं ना कहीं ये कहानी जो थी उस फिल्म से ली गई थी, या उस फिल्म से थोड़ी सी मेल जोल खाती थी। तो जी हमें जी। एक पॉप स्टार दिखाया था कि मैं एक कमाल का सिंगर हूँ। हाँ। और हाँ, और मुझे प्यार हो जाता है एक नौकरानी से, क्योंकि उसकी उसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो उसकी आवाज से वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है, और अच्छा, घर वाले इसके अगेंस्ट होते हैं कि एक सर्वेंट, एक नौकरानी हमारे घर की बहू कैसे कैसे बनेगी। बन तो ये सकती लव है? स्टोरी थी। हाँ तो ये पूरा 105 एपिसोड का ये शो था, हाँ। और हिंदी में था। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लिए थे जो को एक्टर थे। तो मेरा पहला ये सीरियल था एज ए हीरो। जी। बस इसमें क्या हो गया कि ये पहले प्रज्ञा प्लस के लिए बनाया जा रहा था, एक नया चैनल बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्च होने वाला था। हाँ। फिर वो लॉन्च नहीं हो पाया, तो चूंकि ये इन हाउस था, तो ये शो महुआ पे चला गया था प्राइम टाइम पे। अच्छा। तो ये, हाँ, तो ये कुछ स्टेट वाइज में सिमट के रह गया, लेकिन था पूरा हिंदी ही। हाँ। गाने होते थे। और मुझे अच्छा ये लगता था कि उदित जी मेरे लिए गाने गाते थे, और कुमार सानू जी गाने गाते थे, तो और भी मजा आता था। तो एक सीरियल में एक फिल्म का मजा ले रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन लेकिन असली फिल्म का मजा तो आपने धप्पा में भी लिया है, क्योंकि फिल्म आपकी जिसमें आपने खलनायक की भूमिका निभाई है। तो इसमें जी कैसा जी जी एक्सपीरियंस जी, था यस आपका? यस। जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम एक निगेटिव रोल करने जा रहा हाँ। था। हाँ। तो अच्छा, ये जब धप्पा सिद्धार्थ वाला है ना, मलहोत्रा, वो जो चोर सिपाही वो आंखें बंद कर खेलते हैं, फिर पीछे से आके धप्पा हाँ, मारते हैं, वो ऐसे कुछ वही वाला धप्पा है ये? यस, आइस स्पाइस धप्पा, हाँ। जो गेम है, ये जी वही जी। धप्पा है। हाँ, हाँ। तो तो उसी से ये लिया गया है गैंग, धप्पा। हाँ। जी जी जी। तो तो थोड़ा फिर सा इसमें अपने अपने डायरेक्टर साहब, कैरेक्टर के बारे में और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करेंगे, तो मुझे लगता है दर्शकों को थोड़ा और रिकॉल हो जाएगा इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। इसमें हाँ। एक संदेश भी था कि कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि जो युवा लोग भटक जाते हैं छोटे शहरों में, बंदूक उठा लेते हैं, क्राइम कर देते हैं। अच्छा। तो उसका अंजाम क्या होता है कि आप छुप नहीं पाएंगे। एक दिन आपको ढूंढते हुए प्रशासन, पुलिस प्रशासन आएगा और धप्पा बिल्कुल। मार देगा, आप पकड़े हाँ। जाएंगे और लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, मैसेज वो था। पकड़ लेगा वो तो आपको, पुलिस प्रशासन। पकड़ लेगा, आप बच हाँ नहीं पाएंगे क्राइम करके। तो क्राइम, आप बंदूक और तलवार मत उठाइए, आप कलम उठाइए। हाँ। क्योंकि कलम कलम की ताकत जो है ना, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सबसे बड़ी तो आप ताकत है। छोड़ ये देते मैसेज बंदूक, था इस क्योंकि आप फिल्म में। खलनायक बने थे, खलनायक के हाथ में बंदूक तो रहता ही है। हाँ, तो अब मुझे तो मेरा मेरा हश्मी वही दिखाया था उन्होंने, खलनायक का जो होना हाँ। चाहिए। तो एक ठीक सा खलनायक दिखाया था, ऐसा टिपिकल नहीं था। मैं एक टेंडर लेता हूँ, ठेका लेता हूँ, तो एक लड़का जो है ना, मेरे छोटे भाई को मार देता है। अच्छा। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बदला लेता है कि तू मेरे भाई को मार के डॉन बना है ना, हाँ। पर तेरे से बड़ा डॉन मैं हूँ। जब तक अच्छा। मैं हूँ यहाँ कोई नहीं चलेगा। तो वो हाँ। छोटे भाई का बदला लेता है, और अपने यहाँ कहते हैं ना कि जब जब मिलेगा तब तब मारूंगा। तो ये वो वाला विलन था कि तुझे जान से मारूंगा नहीं, लेकिन जब जब दिखेगा तब 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 मारूंगा तब मेरे भाई की मारूंगा। याद। नहीं, नाम भी बहुत तो अच्छा एक किया कि बढ़िया, आपने जैसे जिक्र किया कि जैसे अल्टीमेटली आपको पुलिस पकड़ लेगी, प्रशासन पकड़ लेगा, इसलिए धप्पा नाम भी रखा, जो कि बहुत सूट होता है इस फिल्म पर। और आपका किरदार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपकी एक अपकमिंग फिल्म है, तुम तक आने वाली है, तो ये कब तक रिलीज हो जाएगी और इसमें क्या कैरेक्टर है, जो भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं? मेरे हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, तुम तक एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। हाँ।
जिससे मुझे मोहब्बत है, जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसको किसी और से प्यार हो जाता है और वो उसके प्यार में जो है ना दीवानी हो जाती है और कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर करती है। तो एक अच्छा। ये बदला है कि जो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। अच्छा। तो क्योंकि अब विलेन का रोल है तो विलेन की सोच ही ऐसे भर देते हैं, बिल्कुल। तो उसका बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी फिल्म है और हाँ। मैसेज भी है, और पारिवारिक फिल्म भी है, लोग देख भी सकते हैं सभी हाँ। लोग, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जी। अच्छा, मुंबई में कोई या फिल्म में काम करते वक्त या आपके स्कूल कॉलेज के कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक्य जो आपको याद आता हो और आप हमेशा याद करते हो, दोस्तों के साथ भी शेयर करते हो, कोई ऐसा शूटिंग के समय का वाक्य या आपके स्कूल कॉलेज का कोई वाक्य जो आप जिक्र करना चाहे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगता हो और रह रह के याद आता हो वाक्य आपको? मुझे जब मैं था उसमें कॉलेज में पहुंचा फर्स्ट ईयर, तो फिल्म रिलीज हुई थी गदर। हाँ। तो फिल्म का तो जो है ना सर चढ़ के दीवानगी थी, फिल्म देखना, सारी फिल्म देखता था। जी जी जी। स्कूल से भाग भाग के भी और कॉलेज से भी बंक मार के फिल्म जरूर देखनी है, और हाँ। फ्राइडे को ही देखनी जब रिलीज हुई है। अच्छा। तो गदर में भीड़ बहुत थी, तो टिकट मिली नहीं। हाँ। तो हम दो तीन फ्रेंड थे, तो एक बंदा ने 4 टिकट निकाल रखी थी। अच्छा। तो फिर? हमने उससे बोला कि एक काम करो, ये टिकट हमें दे दो और पैसे ले लो। हाँ। उसने थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी, चल हट कहाँ से आया। तो हमने ना गुस्से में उसकी टिकट छीन ली और सिनेमा हॉल में पहुंच गए फिल्म देखने। तो वो पीछे नहीं भगा आप लोग के? और नहीं, बाद में वो जब इंटरवल हुआ तो बाद में पुलिस पुलिस के साथ वो आए थे और वो हमें ले गए, और उसकी हमें सजा मिली। हमें जानबूझ के जो हमारे कोतवाली साहब थे उन्होंने हमें रात भर वहां रखा, सुबह हिदायत दे के छोड़ दिया कि हाँ। ये गलत काम है, चलिए, मत करना। मतलब कि फिल्म गदर देखने गए थे लेकिन गदर कर दिया आपने। बिल्कुल। तो एक चलिए। ऐसे वाकया थे, और बाकी नहीं, चलते ठीक। रहते हैं, लाइफ है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, ना कुछ बाकी नया और होता इंटरेस्टिंग रहता है। वाक्य आपसे हम सुनते हैं, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास, समय की बंदिशें हमें निभानी पड़ेंगी। लेकिन राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजा गुरु से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।